गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में डायपोल के बारे में हमने पढ़ा था। डायपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका डिपेंडेंसी क्या रहता है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है एक डायपोल के चलते। क्लियर। हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था उसके बारे में। बेसिकली क्या था कि अगर कोई डायपोल है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, ठीक है, उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डायपोल के चलते। और इक्वेटोरियल जो एक्सिस है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस, एक्सियल एक्सिस बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या कह सकते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस बोल सकते हैं। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते कितना होगा उसको हम डायपोल मोमेंट के टर्म्स में हम पढ़े थे। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है वो भी हम देखे थे। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसके पहले थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी जानकारी है उसे तुम्हें ध्यान देना है, और वो मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझे। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर जो होता है उसका कुछ ना कोई कंपोनेंट होता है, कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर फोर्स इधर की तरफ इस पॉइंट पे लग रहा है और फोर्स इधर की तरफ इस पॉइंट पे लग रहा है, तो दोनों को अगर हम सम करते हैं, यानी कि ये क्या है, ये हम मान लेते हैं F1 मान लेते हैं फोर्स है, और ये क्या है, F2 फोर्स है। तो इसको जैसे ही हम सम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा रिजल्टेंट आएगा। समझे, कुछ ना कुछ हमारा रिजल्टेंट आएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट आया। ये तो ग्राफिकल मेथड होगा, इसका एनालिटिकल मेथड भी होगा कि रिजल्टेंट क्या आएगा। समझे। तो ये इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, तो उसके हिसाब से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। समझे, उसके हिसाब से रिजल्टेंट निकाल लिया। अब देखो, अगर ये ऐसे भी होता है कि ये अगर कोई फोर्स है हमारा F1, ठीक है, और एंगल इसके बीच का कितना है, 90 डिग्री, और ये क्या है, F2 है। समझे। तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम ये इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, क्या है, एक पैरेललोग्राम, और कंप्लीट करने के बाद से इसका जो डायगोनल होगा वही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। और ये अगर हमें पता है थीटा, एक थीटा अगर हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में है और ये क्या है, वाई डायरेक्शन में है। तो इसका कंपोनेंट जो है, ठीक है, जैसे मान लो क्या है, ये F है, तो ठीक है, F इक्वल टू क्या लिख सकेंगे, F1 प्लस F2 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये F1 जो है वो x डायरेक्शन में है और F2 जो है वो y डायरेक्शन में है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, F1 का मैग्नीट्यूड इंटू I प्लस F2 का मैग्नीट्यूड इंटू ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर J। अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या बताता है, तो ये बता देखो, ये F1 का मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन है किसके तरफ, तो x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी तरफ डायरेक्शन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे F1 इक्वल टू Fx अगर हम बोल दें और F2 इक्वल टू Fy बोल दें, तो हम ऐसे भी लिखते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fx प्लस Fxi प्लस Fx J। सॉरी, ये हटा दो ऊपर से, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। Fx का मतलब क्या होगा, Fx जो है वो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का x डायरेक्शन में, सॉरी इसको Fy लिख दो, ठीक है, और Fy का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ फोर्स, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये है, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि तुम पहले से भी पढ़ते आए हो। और Fx को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, Fx क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन
इन एक्स डायरेक्शन और Fy क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन, ठीक है, y डायरेक्शन। अब देखो इस यहीं से हम देखते हैं, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहीं से हम देखेंगे कि जो है fx हमारा क्या होगा, जो fx है, fx जो है वो हमारा क्या होगा, तो fx जो है वो होगा f cos थीटा, समझे, और fy क्या होगा, तो ये होगा हमारा f sin थीटा। क्लियर, ये कैसे हुआ, तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे ये ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल लेंगे, समझे, ये देखो, ये हम फर्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें ये देखो, ये हम ट्रायंगल ले रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा निकाल रहे हैं, समझे। तो इसमें देखो cos थीटा अगर हम निकालते हैं, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो दिस अपॉन दिस, समझे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या fx है और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को सिर्फ अभी उसको हम डील कर रहे हैं। तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू f cos थीटा, और ये क्या है, f cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स f है, तो ये हमारा निकल गया। उसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, समझे, इस ट्रायंगल या फिर इसी ट्रायंगल में तुम देख लो, ठीक है, इसी ट्रायंगल में तुम देखोगे तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर है, तो ये Fy के बराबर है, तो Fy अपॉन f, Fy इक्वल टू क्या हो जाएगा, f sin थीटा, समझे। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको समराइज करें तो एक फोर्स F है ऐसा, समझे, और इसका एक कंपोनेंट है, ये क्या, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, समझे, F cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा, F sin थीटा। देखो यहाँ पे हम वेक्टर रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है फोर्स का कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट है, और ये जो है F cos थीटा, समझे, ये जो है F cos थीटा, इसका क्या है, डायरेक्शन के साथ x कंपोनेंट की बात कर रहा है, F sin थीटा क्या बात कर रहा है, डायरेक्शन के साथ, ठीक है, डायरेक्शन के साथ y कंपोनेंट की बात कर रहा है, समझे। तो ये हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो देखो, अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्शन अगर शो कर दिए ना, यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fxi हम ऐसे लिख सकते हैं, समझे, fxi, और fxi की, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, fyj भी हम लिख सकते हैं, समझे। तो fxi इक्वल टू क्या हो जाएगा, f cos थीटा, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f cos थीटा, समझे। तो ये जो है फोर्स का, ये एक x कंपोनेंट है और ये फोर्स का y कंपोनेंट है, समझे, ये कहने का मतलब। अब देखो ये सारा चीज हम समझाए हैं क्यों, ठीक, तो इसको तुम अब समझोगे कि ऐसा क्यों समझाए, ये सारा जो है ना तुम 11th में भी पढ़े हुए हो, अब उम्मीद है कि किसी किसी का क्वेश्चन फंस रहा था कि कैसे फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं, तो वो तुम्हें जो 11th मेरे से नहीं पढ़े हैं उनको क्लियर हो जाएगा अगर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, हम जो बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी था, समझे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 2D में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे दिखाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस तरीके से दिखाए। अब देखोगे इस केस में, ठीक है, और एक बार हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से दिखा रहे हैं, समझे।
पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे अगर प्लेन शीट, अगर यानी कि एक प्लेन ले जा रहा हो, एक प्लेन ले जा रहा हो, ठीक, और यहाँ भी हम एक प्लेन ले जा रहे हैं, ठीक है, दोनों प्लेन का जो एरिया है ना वो क्या है, सेम है, और दोनों प्लेन का जो एरिया अगर सेम है, और इससे हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जो पास हो रहा है और इसमें जो पास हो रहा है दोनों क्या है, सेम है, यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों में क्या सेम है, दोनों में है सेम है। अगर तो हम कहेंगे कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ का और यहाँ का क्या है, सेम है। सेम उसी तरीके से अगर हम सेम प्लेन यहाँ भी हम रखते हैं, समझे, सेम प्लेन यहाँ भी हम रखते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस प्लेन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा क्रॉस कर रहा है, और इस प्लेन के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो कम क्रॉस कर रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस दोनों सरफेस का अगर हम देखेंगे तो इसमें ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे ज्यादा और वहां पे क्या है, कम है। अब देखो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ना वो हर जगह सेम नहीं रहेगा। क्लियर, इतना समझ गया। अब देखो ये जो है इसको तो हम क्या है 2D में देखें ना, 2D में देखें। अब ये जो है अब हम सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम ये इसको यहाँ पे लाके बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, समझे। अब देखो ये जो है इसका भी तो कंपोनेंट होगा ना, कोई अगर हम मान लो कि इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर तोड़ते हैं, तो एफ इसका जो है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा भी आएगा, समझे कि नहीं, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा भी आएगा। अभी ये समझ में आएगा ना कि हम क्यों ये बता रहे थे। तो देखो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसका भी तो कंपोनेंट होगा ना, ऐसे ड्रॉ करो, तो ये क्या है, ई है हमारा, क्लियर, तो इसका भी तो कंपोनेंट होगा और दोनों डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। देखो ये जो है ना रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट जो है या फिर रेक्टेंगुलर एक्सिस तुम अपने हिसाब से चूज करते हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई एंगल बनाएगा। जैसे मान लो कि एक्सिस अगर तुम ऐसे चुन रहे हो ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सेम इसी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होगा, देखो ये जो है इसी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का एक्स एक्सिस इधर की तरफ और वाई एक्सिस इधर की तरफ हो जाएगा, तो देखो थीटा का अंतर पड़ जाता है, समझे, यहाँ पे क्या है, थीटा अंतर है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना इस चीज को। देखो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है तुम चूज किए ये, क्लियर, ये चूज किए, तो इस मतलब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्रॉस, यानी कि ये इसके क्रॉस अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका तोड़ते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखो ये होगा, ये हमारा क्या होगा, थीटा 1 हो गया। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होगा इसका क्या होगा, ई कॉस थीटा 1, और ये क्या होगा, ई साइन थीटा 1, समझे, ई साइन थीटा 1। तो ई कॉस थीटा 1 और ई साइन थीटा 1 हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसका ई किस कोऑर्डिनेट के क्रॉस, तो इस कोऑर्डिनेट के क्रॉस। लेकिन अगर यही हम एक्सिस अगर ये चूज कर लेते हैं ना, ये अगर हम एक्सिस चूज कर लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हम वाई एक्सिस है, तो देखो एक बार इसके क्रॉस भी देखो रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट है, देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, समझे। तो देखो एक्सिस एक बार हम ये चूज किए हैं और दूसरी बार एक्सिस हम ये चूज किए हैं, क्लियर। तो पहली बार वाला एक्सिस चूज किए हैं ये वाला, तो इसके एक्स से
थीटा एंगल ये बना रहा है, थीटा 1 एंगल बना रहा है। तो देखो कंपोनेंट तोड़े तो E1 cos थीटा 1, E sin थीटा 1, और इसमें क्या होगा E cos थीटा 1। अब देखो अगर हम एक्सिस को अगर ये चूज करते हैं तो हम एंगल किसके साथ देखेंगे, तो इसके साथ हम देख सकते हैं। देखो तुम वाई एक्सिस के साथ भी एंगल देख सकते हो, लेकिन अक्सर क्या है लोग एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, और वैसे ही किताब में डिफाइंड होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक्सिस तुम जो है एंगल तुमको ये पता है। अब देखो ये हो गया हमारा क्या होगा थीटा 2, ठीक है, ये थीटा 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा E cos थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा E sin थीटा 2, समझे। तो हम कोऑर्डिनेट जो है उसको जो चूज करेंगे ना कोऑर्डिनेट, उसके हिसाब से, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम तोड़ते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब देखो तुम इसी को देख लो जो फर्स्ट वाला हम देखे थे, E sin थीटा 1, E cos थीटा 1, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ऐसे तोड़े। अब देखो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, समझे, स्ट्रेंथ की बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका स्ट्रेंथ मान लो इधर की तरफ ये है, कुछ है, समझे, तो इसके, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ कुछ क्या होगा कम होगा, समझे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा कम होगा। क्लियर। हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, हम दोनों को क्या किया सम किए। क्लियर। जैसे हम फोर्स को क्या करते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको हम सम करते हैं, तो ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम सम किए तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका डायरेक्शन ये मिला। क्लियर। रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये मिल गया। अब देखो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस और जो एक इसका जो रिजल्टेंट है, तो ये जो है इससे कमजोर है ना, यानी कि इसका स्ट्रेंथ जो है इससे कम है और इसका स्ट्रेंथ भी क्या है इससे कम है, समझे। तो अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसका क्या है स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो रिजल्टेंट है उससे क्या होता है कम होता है, ये तुम जानते हो। क्लियर। अब देखो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका डायरेक्शन हमारा क्या है इधर की तरफ है, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, समझे। अब देखो कोई अगर बंदा आ रहा है और वो क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नाप रहा है और उसका डायरेक्शन ये ले रहा है, समझे, तो उसका जो स्ट्रेंथ है मान लो E मिल रहा है हमारा। क्लियर। उसका मान रहा है स्ट्रेंथ जो है E मिल रहा है। अब दूसरा बंदा आया वो इसी पॉइंट पे खड़ा हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो भी मेजर कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन ले लिया इधर की तरफ, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ले लिया इधर की तरफ ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ लिया और उस वक्त अगर स्ट्रेंथ अगर वो मेजर कर रहा है तो वो किसका मेजर करेगा, तो इसके कंपोनेंट का मेजर करेगा ना, और कंपोनेंट का मेजर करेगा तो उस वक्त क्या होगा दूसरा जो बंदा होगा उसका जो स्ट्रेंथ आएगा वो क्या होगा EX आएगा। क्लियर। EX आएगा और EX इक्वल टू क्या होगा तो E cos थीटा, यानी कि ये जो स्ट्रेंथ है ना इसके स्ट्रेंथ से क्या होगा कम होगा। यानी कि इसी एक ही पॉइंट पे अगर हम खड़े रहें और दो डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर मेजर करें तो वो क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट आएगा, समझे। डिफरेंट डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि कंपोनेंट के हिसाब से हम बताएंगे, समझे कि नहीं, कंपोनेंट के हिसाब से हम बताएंगे। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, समझे, कंपोनेंट की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तुम ये सोचोगे कि एक पॉइंट पे सर ने तो बता दिया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दो, अरे जो ओरिजिनल होगा ना वो क्या है इसका और इसका सम लेते हैं। हम स्टडी के पर्पज से क्या करते हैं कंपोनेंट निकाल देते हैं ताकि हमारा और सब कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इस वजह से तुम क्या समझे कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ
अलग अलग हो सकता है। क्यों, कैसे? तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, समझे? जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, हम इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नाप रहे हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन जैसे ही हम यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर कर रहा है, उसके कंपोनेंट का अगर हम मेजर करना शुरू कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, उससे कम आएगा। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल तुम देख लो, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे ना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर के डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इधर के डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स यानी कि ये जो है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, एफ आर है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट पे यानी कि ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स कितना लग रहा है, समझे, फोर्स कितना लग रहा है तुमसे पूछा जाए, ठीक है, तो तुम्हारा जो होगा वो जवाब क्या होगा, तो एफ आर हमारा फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, समझे, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे हमारा जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, एफ आर लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा भी तो कह सकता है ना कि हमारा इस पॉइंट पे जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे एफ एक्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे एफ वाई लग रहा है, ऐसा कह सकता है कि नहीं कह सकता है? और कहेगा तो उस वक्त उसका डायरेक्शन बताना होगा, समझे, कि हमारा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ए पे एफ एक्स हमारा फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में, समझे। और सेम इसी चीज को ना इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से अगर समझोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं? तो कहने का बहुत सा तरीका है, समझे। अब तुम्हें समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इसका जो है यूज जो है जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो उस वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, इसको तुम देख लोगे। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है 2.0 I, समझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2.0 I, और ये क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, 2x I प्लस 3yj, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिए हुए हैं 2x I प्लस 3j, ऐसे दिया हुआ है। ये सबका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम। तो हम इसको देखेंगे, इसको हम विजुअलाइज करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन क्या है, आई के तरफ है, यानी कि अगर एक्सिस इस तरीके से है ना तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आई की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। और उसका स्ट्रेंथ क्या है, तो 2 न्यूटन पर कूलम, सॉरी 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, 2 न्यूटन पर कूलम, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना तो आई डायरेक्शन में जो है ना ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो आई डायरेक्शन में स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, इस पॉइंट पे भी क्या है 2.0 यानी 2 न्यूटन पर कूलम, इस पॉइंट पे भी क्या है 2 न्यूटन पर कूलम, इस पॉइंट पे भी क्या है 2 न्यूटन पर कूलम। तो ये कैसा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, क्लियर, ऐसे तुम इसको लिखोगे। सेकेंड वाला जो है वो क्या है, 2x I प्लस 3yj, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका डायरेक्शन क्या है, तो देखो ये कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना 2x और 3y, तो 2x I और 3yj, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, x डायरेक्शन में भी है, और x डायरेक्शन में जो है वो क्या है 2x इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे, 2x, और y डायरेक्शन में क्या है 3y हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये 2x और 2y जो है ये क्या है, वेरिएबल है,
वेरिएबल, समझे, ये क्या है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। यानी कि एक्स डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, 0 है। अगर एक्स एक्सिस 1 हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 into 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस 2 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, 2 into 2 equal to 4। अगर एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो 3 होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो 6 न्यूटन पर कूलम होगा। यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। सेम उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, समझे। तो ये क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस डायरेक्शन में, इन बोथ डायरेक्शन, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, समझे। तो हर पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा ना, इसका रिजल्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, सम हमें लेना पड़ेगा। तो हम देखो एक एग्जांपल से हम दिखा भी देते हैं, समझे। देखो इधर क्या है, 3y है और इधर क्या है, 2x है। 3y, ध्यान से देखना, एकदम से ध्यान से नहीं देखोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो हम यहां पे देखेंगे कि जब x 0 है, समझे। देखो इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड ले रहे हैं। तो इक्वेशन जो है वो हम सेकंड की बात कर रहे हैं, समझे। तो e, ठीक है, x इक्वल टू 0, वो कितना हो जाएगा, 0। e x इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, e x इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, e x इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। सेम उसी तरीके से यहाँ पे e y इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, e y इक्वल टू 2, ठीक है, सॉरी, e y इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 into 1, 3 into 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। e y इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 into 2 इक्वल टू 6। e y इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। 3 into 3 9। तो हम देखो हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, सेकेंड वाले केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किस पॉइंट पे, तो E x इक्वल टू 1 पे और y इक्वल टू 2 पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, समझे। तो E y x इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1, और इस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारा कुछ ना कुछ है, समझे। और y इक्वल टू 2 पे, इस पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, E x इक्वल टू 1 पे, तो ये हमारा क्या है, 2 न्यूटन पर कूलम, समझे। और E y इक्वल टू 2 पे कितना है, तो 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 6 न्यूटन पर कूलम। अब इसका क्या है कंपोनेंट, इसका हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, समझे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, वही क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा इस पॉइंट पे, समझे। अब उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। यानी कि हर पॉइंट पे तुम देखोगे ना इस प्लेन में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझे, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन बोथ डायरेक्शन, समझे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ डायरेक्शन। या फिर हम इसको सिर्फ सिंपली कहेंगे कि क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। अब देखो ये तीसरा इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो तुम अब आसानी से इसको तुम बता सकते हो क्या, जो थर्ड इक्वेशन है इसमें तुम आसानी से बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स डायरेक्शन में वैरी कर रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ऐसा है तो भी क्या होगा, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे देखो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझे, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है। लेकिन इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह पे कांस्टेंट है, समझे। यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, ऐसे भी क्या है,
कांस्टेंट है। यानी कि वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि हर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर रहोगे, यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो तुम इसको भी जैसा हम यहाँ पे बताया था ना, उसी मेथड से निकाल सकते हो। तो ये भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, तो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। इस पे देखो न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बनता है, समझे। हम न्यूमेरिकल कराएंगे, कैसा न्यूमेरिकल होता है। तो ये बेसिक्स था और इसको जानना तुम्हें जरूरी था, क्लियर होगा। अब देखो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना कुछ बताने के पहले देखो लगभग आधे घंटे का भाषण देना पड़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर होता क्या है, इसको समझने के लिए। अगर डायरेक्ट मैं बताता तो हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि आखिर सर ये ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आखिर इसका जरूरत क्या है। तो फाइनली इसका जो जरूरत है, तुम्हें जब गॉस लॉ पढ़ लोगे ना, तब उसके बाद से इसका जरूरत तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, समझे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम देखोगे, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे मान लो कि किताब का ही एग्जाम्पल है, उसको तुम अगर समझ लो, या फिर हम अपने सभी एग्जाम्पल देंगे, अपना भी एग्जाम्पल देंगे। तो किताब का एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लो कि पानी फ्लो हो रहा है इधर की डायरेक्शन में, ठीक, और एक क्या है, एक रिंग है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक रिंग है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है। यानी कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पानी का जो है, पानी का फ्लो हो रहा है इधर की तरफ, लेकिन पानी जो रिंग से क्रॉस कर रहा है ना, वो पानी का कलर बदल जा रहा है। मान लो जादू के थ्रू क्या हो रहा है, पानी का कलर बदल जा रहा है, समझे। तो पानी तो इधर से भी क्रॉस हो रहा है, इधर से भी क्रॉस हो रहा है, इधर से भी क्रॉस हो रहा है, बाहर से भी क्रॉस हो रहा है, ऐसे भी क्रॉस हो रहा है। लेकिन इसमें से जो पानी जो क्रॉस कर रहा है ना, उसका कलर क्या हो जा रहा है, वो जो हो जा रहा है रेड कलर का हो जा रहा है, समझे। इसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है उसका कलर है रेड हो जा रहा है, समझे। अब देखो इस रिंग को हम जैसे जैसे इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, ठीक है, इस रिंग का ओरिएंटेशन हम अगर जैसे जैसे चेंज करेंगे, तो जो लाल कलर का जो पानी निकल रहा है उसमें क्या चेंजिंग आएगा ये हमें देखना है, समझे। लाल कलर का जो पानी निकल रहा है उसमें क्या आएगा चेंजिंग, वो हमें देखना है। तो अगर रिंग का ओरिएंटेशन हम चेंज करके ऐसा कर दे रहे हैं, समझे, रिंग का ओरिएंटेशन हम चेंज करके ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक। तो देखोगे, ठीक है, इसमें से, ठीक है, देखो पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पानी सेम उसी तरीके से फ्लो हो रहा है, समझे। तो बाद में देखोगे ना कि जो इसमें से, यानी कि इस रिंग से जो पानी फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, उसका जो है अमाउंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, समझे। उसका अमाउंट क्या हो जा रहा है, यानी कि जो लाल पानी का अमाउंट क्या हो जा रहा है,
कम हो जा रहा है। तो हम डायरेक्शन किसका चेंज कर रहे हैं, तो रिंग का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो लाल पानी का ओरिएंटेशन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। एक मेरा एग्जांपल तुम देख लो। एग्जांपल क्या है कि जैसे हम ठीक है, ध्यान देना इसको एग्जांपल को। देखो ये हमारा एक सर्कल है, समझे। अब देखो ये जो मेरा टी शर्ट का कलर है, ठीक है, यानी कि हम इस सर्कल के अंदर से हम तुम देखना है तुम्हें, ठीक है, सर्कल के अंदर से जो भी टी शर्ट तुम्हें दिख रहा है, ठीक, वो मैक्सिमम टी शर्ट दिख रहा है कि नहीं, समझे। यानी कि मैक्स अगर हम कहें कि ये इसमें से तुम्हारा ब्राउन कलर आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो क्या हुआ, ये मैक्सिमम ब्राउन कलर आ रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे घुमाना शुरू किए तो देखो अभी भी तुम्हें ब्राउन कलर दिख रहा है, लेकिन क्या है, जो अमाउंट है ना वो क्या कम दिख रहा है ब्राउन कलर का, समझे। लेकिन हम एकदम से अगर ओरिएंट ऐसे कर दे तो देखो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, समझे। यानी कि इस होल के थ्रू तुम्हें ब्राउन कलर दिख ही नहीं रहा है। तो हम सेम यहाँ भी वैसे ही बात कर रहे हैं। अब देखो कि देखो जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये हम लाइट जलाएं, तो देखो लाइट जलाने के बाद से ये क्या हुआ, एक होल दिख रहा है ना हमें, देखो ये जो है, ठीक। अब देखो इसका ओरिएंटेशन हम जैसे जैसे चेंज करेंगे, देखो इसका भी ओरिएंटेशन चेंज, मतलब क्या हुआ, लाइट हमारा कम जा रहा है, समझे। लाइट हमारा क्या हो रहा है, कम जा रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि लाइट, अगर हम लाइट का जो रे है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम मोबाइल फोन को देख रहे हैं तो लाइट का जो रे है डायरेक्शन में जा रहा है। अगर जो है ये जो सरफेस है, यानी कि ये जो सर्कल है, ये अगर हम एकदम परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पास कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको ओरिएंटेशन इसका चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा लाइट का जो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब जो लाइट है वो क्या हो रहा है, कम जा रहा है। और फाइनली अगर हम एकदम एकदम इसके परपेंडिकुलर रखें तो इस होल के थ्रू जो लाइट है ना वो क्या होगा, कम जाएगा। तो अगर हम जैसे वो एग्जांपल ले लेते हैं कि हम रिंग को एकदम से क्या कर दें, इस तरीके से कर दें, समझे। हम ये क्या है, 3D में हम सारा देख रहे हैं, रिंग एक्चुअल में ऐसे नहीं है, रिंग हमारा जो है वो इस तरीके से है, समझे। जैसे चूड़ी अगर है तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो रेड कलर का जो है पानी, मतलब इस रिंग से ना कोई भी पानी नहीं पास करेगा, कोई भी पानी का पार्टिकल नहीं पास करेगा, और वो जो है, ठीक है, सारा पानी जो है वो क्या होगा, ब्लैक कलर का ही होगा। यानी कि जो भी पानी है वो रिंग से पास कर रहा है वो क्या हो रहा है, लाल कलर का हो जा रहा है। तो रिंग जो है एकदम पानी जिधर फ्लो हो रहा है ना उसके डायरेक्शन के अगर एकदम परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो हम क्या देख रहे हैं, एकदम परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो हमारे क्या है, मैक्सिमम हमारा जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो रेड कलर हो रहा है। जैसे जैसे ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है वो क्या हो रहा है, पानी का जो कलर चेंज हो रहा है वो कम होते जा रहा है, और फाइनली इस ओरिएंटेशन में हमारा कोई भी पानी का कलर चेंज नहीं हो रहा है, समझे। ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हम एग्जांपल देखें। अब ये जादू हम देख रहे हैं। तो हम अगर हम हमें चाहिए क्या चीज, हमें चाहिए लाल पानी चाहिए, समझे। तो हम इस रिंग को एकदम से परपेंडिकुलर रखेंगे। अगर हमें लाल पानी कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, हल्का सा एंगल पे रखेंगे, और लाल पानी अगर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख देंगे, समझे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये हमारा वाटर का फ्लो है, समझे, ये डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो है, और ये जो डायरेक्शन है हमारा किस चीज का है, ये रिंग का रखने का डायरेक्शन है, रिंग के प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, समझे, रिंग के प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। दूसरे केस में क्या है, ये हमारा वाटर का डायरेक्शन है, ये क्या है, रिंग के प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, क्लियर, रिंग के प्लेसमेंट का डायरेक्शन। थर्ड क्या है हमारा, ये वाटर का है, फ्लो है,
फ्लो का डायरेक्शन है और ये रिंग प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, समझे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रिंग का प्लेन है और वाटर का प्लेन है, अगर उसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट मैक्सिमम, समझे। अगर कुछ एंगल पे है, एंगल क्या है, ठीक है, यानी कि एंगल हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ एंगल पे है, ठीक है, यानी कि थीटा कुछ एंगल पे है, तो हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट जो है क्या है, वो मैक्सिमम से, ठीक है, लेस देन मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। अगर थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है, तो आउटपुट हमारा क्या हो जा रहा है, आउटपुट हो जा रहा है हमारा 0। ये चीज हमें देखना पड़ेगा। अब देखो सेम उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, तो ध्यान देना इस चीज को, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस पार्टिकुलर एरिया से कितने हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब कितना हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वो क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देता है, समझे। देखो इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, समझे, और इस एरिया को हम परपेंडिकुलर उसके ऊपर रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, जो पास कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो यानी कि रिलेटिव के केस में अगर हम देखते हैं, तो वो क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वो बताएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ये जानकारी हमें देता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो इधर है और इसका कंपोनेंट इधर भी होगा और क्या होगा, इधर भी होगा, समझे। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में होगा। फिगर पे हम बताते हैं, बोर्ड पे हम बताते हैं। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, समझे, और हम ये पेपर रखे थे यहाँ पे, समझे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से जितना पास कर रहा है वो क्या बताता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो स्ट्रेंथ बता रहा है, समझे कि नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बता रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अब देखो इसका जो है कंपोनेंट इधर की तरफ भी होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ भी होगा, समझे। तो अगर हम यही प्लेन अगर यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक, और यही प्लेन जो है थोड़ा सा बड़ा बनाने दो, देखो हमारा क्या है, अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम, ठीक है, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा ये जो प्लेन है, इस प्लेन यानी कि ये पेपर का जो है, पेपर को हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस जो पेपर से पास हो रहा है वो हमारा क्या बताएगा, वो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताएगा। यानी कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, समझे। अब इसका अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ठीक है, इसका जो है ओरिएंटेशन जो है ये इस तरीके से था, समझे। तो देखो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, हम इसको ऐसे चेंज करते हैं, समझे, हम इसी पे हम ऐसे चेंज करते हैं, समझे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस पेपर से भी पास करेगा, समझे। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, एक तुम देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, वो एक इस डायरेक्शन में पास कर रहा है और ये क्या है, एक इस डायरेक्शन में पास कर रहा है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो है। हम कह रहे हैं कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से हम परपेंडिकुलर अगर रखे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में जो पास कर रहा है, ठीक है, वो क्या बताएगा, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो स्ट्रेंथ बताएगा, समझे। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और हम पेपर को हम ऐसे डायरेक्शन में इस तरीके से हम रख रहे हैं, ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पेपर से जो पास करेगा
वो क्या बताएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताएगा, यानी कि वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रॉसिंग दिस एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, समझे। अगर हम इसी को हम घुमा देते हैं तो ये जो है इस जो पर्टिकुलर एरिया है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्रॉस तो करता रहेगा ना, लेकिन वो किस डायरेक्शन वाला करेगा, ये वाला करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ये पेपर का ओरिएंटेशन ऐसा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस पेपर, दिस प्लेन, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर पेपर का ओरिएंटेशन ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वाई डायरेक्शन, समझ गया, वाई डायरेक्शन। तो ये हम पहले से हम तुमको बताते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। यहाँ पे भी देखो ओरिएंटेशन, ठीक है, मैटर कर रहा है, ठीक है। और ओरिएंटेशन कैसे मैटर कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अगर हम प्लेन मतलब पेपर को अगर हम यहाँ पे एकदम से इसके पेपर के प्लेन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगर एकदम परपेंडिकुलर अगर हम रखते हैं, समझे, तो परपेंडिकुलर रखते हैं तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा मिल रहा है, यानी कि, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ, समझे। अब यहां पे भी देखो, वो जो हम पानी का तुमको एग्जांपल दिए थे, ठीक, उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो रेड कलर का पानी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है कि इस रिंग से कितने हमारे पानी क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि अमाउंट जो है पानी रेड कलर का वो डिपेंड करेगा क्या, तो इस रिंग से कितने हमारे पानी मतलब कितना अमाउंट पानी गुजर रहा है। अगर ये पानी जो रिंग का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किसके, फ्लो के डायरेक्शन के, ठीक है, परपेंडिकुलर है फ्लो के डायरेक्शन के, तो हमारा मैक्सिमम रेड कलर का पानी मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो जा रहा है। अब लोचा क्या हो रहा है कि हम एंगल ये माने या फिर एंगल ये माने, समझे, हम कौन सा एंगल यहाँ पे हम मानेंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एंगल बढ़ाओ और यहाँ पे कह रहा है एंगल घटाओ, तो एक कंफ्यूजन आ रहा था। तो इसी कंफ्यूजन को हमें क्या करना है, दूर करना है। तो हम कैसे करेंगे दूर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम कास्ट कर देते हैं ना, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझे। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको कास्ट कर देते हैं तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसका हमें मैथमेटिकल अगर इक्वेशन अगर हमें लिखना हो, ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा, साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हम देखेंगे साइन 90 साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कॉस 0 इक्वल टू, देखो एंगल की अगर बात करते हैं, एंगल वंगल है इसी वजह से कह रहे हैं, वो क्या हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, समझे। तो अगर हम ये प्लेन को लेते हैं, इस प्लेन को लेते हैं, ठीक है, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, तो साइन 90 कर रहे हैं, साइन 90 का अगर हम फॉर्मूला में अगर हम उपयोग करें अगर, ठीक, तो सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, समझे। हम ये ऐसा कह रहे हैं, यहाँ भी हमारा क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, समझे, यहाँ पे तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे, और ये जो है हमारा एक एरिया है, समझे, एक क्या है एरिया है। अब इसका जो प्लेन है इसके और इसके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री है, समझे, इसके इसके बीच में क्या है 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे हम किस फॉर्म में इस मैथमेटिकल इक्वेशन को कास्ट करें, ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, ठीक।
अब देखो, अब ना ये जो एरिया है, जैसे मान लो कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू कुछ था और यहाँ पे इधर की तरफ थीटा इक्वल टू कुछ था, कोई माने ये और कोई माने ये, समझे, अलग अलग थीटा मानना शुरू किया। तो इसका हमें पर्टिकुलर हमारा ओरिएंटेशन पता नहीं है कि हम बोलेंगे कि ये थीटा इस तरीके से है, थीटा इस तरीके से है, तो थोड़ा सा आदमी का दिमाग क्या होगा, कंफ्यूज करेगा। तो इसी तरीके से ये चीज डिफाइन करने के लिए कि मैक्सिमम आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, हम एरिया को भी ना एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, समझे, एरिया को भी हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिए। यानी कि हम बोले कि ये जो है ना, ये भी क्या है, एक वेक्टर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो हम कैसे रखें, तो डायरेक्शन जो है, या तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, जो हमारा एरिया का जो डायरेक्शन है, एरिया का जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, यानी कि एरिया जिस प्लेन में है वो हम डायरेक्शन ले सकते थे, या फिर एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर हम डायरेक्शन ले सकते थे, ठीक है, हम दोनों भी कह सकते हैं, ओके, एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर हम डायरेक्शन ले सकते हैं, क्लियर। अब देखो, ध्यान देना, डायरेक्शन क्या है, हम डायरेक्शन ये भी ले सकते थे इस एरिया का, ठीक है। अब इस एरिया का डायरेक्शन हम ये अगर ले रहे हैं तो डायरेक्शन ये नीचे की तरफ भी तो हो सकता था ना, ठीक है। देखो ये क्लास थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे। डायरेक्शन जो है वो इधर भी हो सकता था और क्या है, इधर भी हो सकता था हमारा डायरेक्शन, समझे। तो हम क्या किए कि हम इसको डायरेक्शन जो है चूज करने का जो है एरिया का, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये हमारा एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा एरिया एलिमेंट है, तो इसका डायरेक्शन हमारा जो है वो किधर हो सकता है, इधर भी हम मान सकते हैं, यानी कि जस्ट परपेंडिकुलर भी हम मान सकते हैं, तो परपेंडिकुलर हम माने तो हम परपेंडिकुलर, कोई कहेगा कि हम इधर भी तो मान सकते हैं ना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने लगा, समझे, कंफ्यूजिंग होने लगा। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कास्ट करने के लिए, अगर देखो, अगर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, हम बाद में इस डायरेक्शन को क्लियर करेंगे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन होगा। तो देखो, अगर ये डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे, अगर ये डायरेक्शन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा वाला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस वक्त क्या होगा कि अगर हम जस्ट एरिया के परपेंडिकुलर जो है उसका हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और पानी के फ्लो का डायरेक्शन, तो अभी क्या है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस समय हमें कौन सा इक्वेशन कास्ट करना पड़ेगा, सॉरी ये cos 90, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, cos 90 यानी सॉरी cos का इक्वेशन हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे, cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि उस वक्त हम फ्लो की हम बात कर सकते हैं कि हाँ, जब जो एरिया है उसके जो परपेंडिकुलर जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं और पानी के फ्लो का डायरेक्शन, उसके बीच का जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री है, ठीक, तो हमारा जो है cos 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे क्या होगा, पानी हमारा मैक्सिमम फ्लो करना शुरू होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको इलेक्ट्रिक, सॉरी ये जो है हम एरिया एलिमेंट, ठीक है, एरिया एलिमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, कोई सा भी एरिया लेते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया एलिमेंट लेते हैं। यानी कि एरिया एलिमेंट को व्हेन वी ट्रीट एरिया एलिमेंट एज एरिया वेक्टर, जब हम एरिया एलिमेंट को एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इधर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, तो ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, फ्लक्स, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, और इसको देखो हम फाई से हमको डिनोट करते हैं, जो फ्लक्स होता है ना उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से हम डिनोट करते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी देखना कि जैसे पाई
से अगर पानी फ्लो हो रहा है ना, यानी कि एक इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है, समझे, और एक रिंग रखे हो, क्लियर, एक रिंग रखे हो, और मतलब जो पानी जा रहा है ना, तो रिंग के अंदर से जो पानी जा रहा है ना, वही पानी उधर जा सकता है, बाकी का पानी नहीं जाएगा, समझे। तो रिंग अगर एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी जाएगा, समझे। अगर रिंग जैसे ही क्या हो रहा है, देखो पानी का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है और रिंग ऐसे हो गया तो क्या हुआ, उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं जा पाएगा, जैसे मैंने पहले समझाया था। तो वहां पे तुम कहोगे कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो निकल रहा है पर सेकेंड, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि पानी का वेलोसिटी क्या है हमारा, v है, ठीक। पानी का वेलोसिटी हमारा क्या है, v है, समझे। और ये जो है ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक। पानी का वेलोसिटी v है और ये हमारा क्या है, एरिया है। तो यहाँ पे कहोगे कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, तो वो क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा v इंटू ए, समझे। v क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लेंथ, यानी कि ये अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है। v हमारा क्या है, v मान लो कि 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, जो डिस्चार्ज कर रहा है इधर से, ठीक है, डिस्चार्ज कर रहा है यानी कि पानी के जो पाइप है उसके मुंह से जो निकल रहा है इन 1 सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब इतना वॉल्यूम हमारा वाटर जो है वो पर सेकेंड निकलेगा, क्लियर। अब देखो ये जो है ये हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, समझे कि नहीं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड है, समझे। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड है कि एक पार्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, ठीक है, वो क्या बताएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो उस पॉइंट का बताएगा, समझे। तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो भी इसी तरीके से डिफाइंड है, समझे, यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एरिया ए है, समझे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारा डिफाइंड है कैसे, ठीक है, तो E डॉट ए, E इंटू E डॉट ए, इस तरीके से डिफाइंड है। अब ये क्या है हमारा, ये जो है डॉट प्रोडक्ट है, समझे, ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, समझे। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसकी बात कर रहा है, समझे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द एरिया, समझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रॉसिंग अ पार्टिकुलर एरिया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द एरिया, ठीक है, उसकी ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझे। जैसे पानी जो है, जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो है मतलब यहां से जो पानी जो है किस वेलोसिटी से जा रहा है और इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना, समझे कि नहीं। तो वो किसकी बात कर रहे थे, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड की बात कर रहा है। तो सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक ऐसा क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि किसकी बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट पार्टिकुलर एरिया इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। यानी कि ये नंबर किसी ना किसी नंबर की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और वो क्या होगा, वो जो नंबर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ होगा वहां का, समझे। तो ये भी हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी ही होना चाहिए, समझे। ये भी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होना चाहिए, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, समझे। और ये एक्चुअल में क्या है, स्केलर क्वांटिटी ही है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर हम ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ये क्या है, वेक्टर है, और ये एरिया एलिमेंट भी हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा अगर, तभी क्या होगा, ये स्केलर फॉर्म में आएगा, समझे। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, स्केलर फॉर्म में आएगा। अब देखो यहाँ पे हम
इसके लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम कास्ट कर रहे हैं तो समझे, मैथमेटिकल इक्वेशन कास्ट करने का मतलब हुआ कि मैथमेटिकल इक्वेशन हम बना रहे हैं तो समझे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कॉस यानी कि डॉट प्रोडक्ट लिया ना, यानी कि ये हमारा क्या है, एक इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन है और एरिया एलिमेंट को भी हम ट्रीट किए किसकी तरह, तो एज अ वेक्टर ट्रीट किए, समझे। अब तुमको ये समझ में आएगा ये साइन 90 और कॉस 90 का खेल अच्छे से। ध्यान से देखना, समझे। देखो ये हमारा क्या है, एरिया है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। और एरिया वेक्टर जो है हम जस्ट क्या लिए, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, समझे। और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं ए एन से, यानी एन हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, एरिया वेक्टर। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर है, समझे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्लक्स है वो हमारा कैसे डिफाइंड है। तो फ्लक्स जो है हमारा किस तरीके से है, तो E डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा, या फिर ए इंटू ई कॉस थीटा, समझे। ये इस तरीके से डिफाइंड है। हम थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तौर पे एग्जांपल समझा, इसके एग्जांपल में हम समझा रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमारा, ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है वो भी हमारा क्या है, इधर ही की तरफ है, ए एन, ठीक है, इक्वल टू ऐसे हम लिख रहे हैं। अब क्या किया ना हम इसको, ठीक है, एरिया वेक्टर को हम चेंज करके ऐसे ला दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, समझे कि नहीं, ऐसे होगा। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ई कॉस थीटा, समझे, और ये थीटा एंगल है, ठीक। तो देखो यहां पे ये सेम केस हम देखेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और जो एरिया जो है वो क्या है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, समझे। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर ऐसा है तो हमारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैक्सिमम होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो ये क्या हुआ, हम जो है एरिया को हम चेंज कर दिए, एरिया जो है को हम चेंज करके इसका ओरिएंटेशन हम कर दिए, यानी कि जस्ट परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस के। तो व्हेन एरिया एलिमेंट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है, एरिया एलिमेंट जस्ट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस जब हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो इस वक्त क्या हो रहा है, तो हम देखेंगे कि फ्लक्स उस वक्त कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फ्लक्स इन दिस डायरेक्शन, जैसे मान लो कि फ्लक्स कुछ है, फ्लक्स उस वक्त कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, ई डॉट ए, क्लियर, ई डॉट ए है। तो देखो इस डायरेक्शन में हम कितना है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई कॉस थीटा, और एरिया कितना है, एरिया वेक्टर ए इंटू एन, समझे, ये हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। अब देखो ये इसका डायरेक्शन हमारा क्या है, इधर ही की तरफ है, और इसका भी डायरेक्शन क्या है, ई कॉस थीटा वाला जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, इधर ही की तरफ है, ठीक है, हम ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसका, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे। जब सेम डायरेक्शन में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 हो जाता है।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया। यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होगा, ये कॉस थीटा होगा। देखो क्वेश्चन जब बनवाएंगे ना तो वो और आसानी से समझ में आएगा, समझे कि नहीं, वो और आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, अब एकदम हम डिफरेंट, मतलब ये जैसा ये डेफिनेशन है ना, इसी के आधार पे हम थोड़ा सा डिफरेंट फिगर बनाते हैं और फिर समझाते हैं तुमको। ठीक है, ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे है। अब देखो इस दोनों के बीच का डायरेक्शन की हम देख रहे हैं, डायरेक्शन क्या है दोनों का अलग अलग है, समझे। तो हम यहाँ पे इसी को हम इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना, कोई ना कोई एंगल थीटा है। तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और ये हमारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया अगर हम देखेंगे, यानी कि इस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, वो अगर हम देखेंगे तो वो हमारा होगा क्या, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, और ये क्या होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यानी कि ठीक है, ए को अगर देखो, ए को तुम इधर की तरफ घुमा दो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम इधर की तरफ घुमा दो और उसका प्रोडक्ट ले लो। देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू ई कॉस थीटा, ठीक है, ए इंटू ई कॉस थीटा, हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, ये ले लो या फिर इस तरीके से ले लो। तो वो क्या है, उस पॉइंट पे, ठीक है, उस डायरेक्शन में